भगवान होता है क्या? कोई सोचते हैं कि ऊपर आसमान में कोई भगवान बैठा है। इसके हमने आंसर्स निकाला है। ये बिना भगवान को एक्सप्लेन किए हुए कॉन्शियसनेस को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये पांच भौतिक शरीर है, उसके अंदर एक आत्मा है, तो वो जो कॉन्शियसनेस है वो ट्रैवल करती है। वो निर्धारण कौन कर, वो रैंडम प्रोसेस नहीं है। और वो सत्ता कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, विच इज़ वेरी सिंपलर वंस। इसी विधान के थ्रू ये एंटिटीज ऑपरेट करती हैं और उसके बाद ये एंटिटीज अर्थ पे आती हैं, जिनको हम अवतार बोलते हैं। सनातन धर्म, एटर्नल कोड ऑफ कंडक्ट। ये हिंदू क्या है? और आज के टाइम में नेपाल आखिरी हिंदू देश था दुनिया का, वो भी चला गया और आज हिंदू कोई देश है ही नहीं दुनिया में। सबसे ज्यादा हिंदू सिर्फ भारत में बसते हैं। तो भारतीय क्या है, सनातन क्या है और हिंदू क्या है? दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आराध्या बाय तुषार कंसल। हमने पिछले एपिसोड में एक स्पिरिचुअल एंगल डिस्कस किया था कि हिंदुज़म का क्या स्पिरिचुअल एंगल है, सनातन धर्म क्या है। और हमारे साथ थे मन्नू तनेजा जी, जो एक स्कॉलर हैं, थियोलॉजिकल स्टडीज़ पे स्कॉलर हैं। बहुत ही वाइड रेंजिंग इनकी नॉलेज है, बहुत डीप एनालिसिस करते हैं और अलग अलग विविध टाइप की चीज़ें हैं जिनकी जानकारी इनके पास है। और इंडियन एक्सपोजर ही नहीं है, ग्लोबल एक्सपोजर है। सो वेलकम मन्नू जी फॉर अनदर एपिसोड ऑन। थैंक यू तुषार। तो मन्नू जी, पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि अ, हिंदू जो एक जिसको बोला जाता है, ये हिंदू है। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ये हमने चर्चा करी कि हिंदू हिंदू है, तो उसका कैसे डिसाइड करें कि वो हिंदू है या नहीं। अब एक धर्मपाल और जेम्स टूले की किताब थी अ ब्यूटीफुल ट्री, और उसके अंदर उन्होंने बोला कि इंडिया में एक टाइम पे 7,32,000 7.32 लाख वैदिक स्कूल्स थे जो गली गली में खुले हुए थे। और इसमें बहुत ही सस्ती और फ्री एजुकेशन पढ़ाई जाती थी, जिसके अंदर वेदों के बारे में, गुरु ग्रंथ साहिब, बुद्धा के बारे में, सब सब जितने भी हमारे वर्क्स हैं, साइंस रिलेटेड भी जो थे, वो भी पढ़ाए जाते थे। लेकिन वो 1857 या 1834 के बाद ब्रिटिशर्स को लगा कि ये स्पिरिचुअल बैकबोन है हिंदूज की, तो उन्होंने वो बंद कर दी और उसकी जगह इंग्लिश एजुकेशन जो मैकॉले का आता है वो शुरू हुआ। तो आज का हिंदू मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज का हिंदू हिंदू है ही नहीं। वी डोंट नो व्हाट इज हिंदुइज्म। तो ये सिचुएशन आपको लगता है कि है या नहीं है, और इससे क्या फर्क पड़ता है? तो आई थिंक आपने काफ़ी रेलेवेंट चीज़ों को टच करा है। It will be better if I expand that a little bit so that people get a better context of what we are talking about here. आप जो धर्मपाल जी की बुक्स के बारे में मेंशन कर रहे हैं, he did an extensive research in UK libraries, और जब ये डीलिस्ट हो गए सारे confidential documents, he researched into those, और उनकी जो ब्यूटीफुल ट्री है, he went into the detail of कि हमारे पास हिंदुस्तान के अंदर कितने स्कूल्स थे। There are 3 landmark studies done by Britishers. एक पंजाब जो उस टाइम पे स्टेट होता था, दूसरा बंगाल और तीसरा मद्रास। एंड दीज वर बिग स्टेट्स। आप साउथ के 4 स्टेट्स को आप मद्रास बोल सकते हो। आप नॉर्थ के 5 स्टेट्स विच इंक्लूड्स पंजाब ऑफ पाकिस्तान, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली तक पंजाब एक्सटेंड कर रहा था। और तीसरा बंगाल विच इज़ झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, ये सारा जो एरिया है ये बंगाल कहलाता। तो इसमें जब उन्होंने स्टडीज़ करी तो दे फिगर्ड आउट कि हमारे यहाँ पर ऑन एन एवरेज हर विलेज लेवल पे कम से कम 2 स्कूल्स चल रहे हैं। एंड इफ़ यू गेट ऑन टू अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो आज की डेट में हम डिस्ट्रिक्ट्स देख रहे हैं, कम से कम एक यूनिवर्सिटी चल रही है जिसको आप विश्वविद्यालय बोल सकते हैं। ये स्टडीज जो हो रही हैं ये सारी की सारी 1750s के अराउंड चल रही हैं। और एक विश्वविद्यालय की जो हमारे स्क्रिप्चर्स के हिसाब से डेफिनेशन है वो ये है, जैसे कुलपति की डेफिनेशन आती है चांसलर की। तो चांसलर वो है जो 10,000 स्टूडेंट्स को
एक साथ पढ़ा सकता है, उनके रहने की और खाने की व्यवस्था कर सकता है। तो वो जो स्ट्रक्चर इंडिया में एजुकेशन मॉडल का डेवलप हुआ था, उसके अंदर कम्युनिटीज वर सपोर्टिंग दिस एजुकेशन। दिस वाज नॉट रियली अ स्टेट सब्जेक्ट फंडेड बाय स्टेट। तो जो कुलपति है वो आसपास के गांव नगर से जाकर के कहाँ से चावल आएगा, कहाँ से क्या आएगा, उस सारे की व्यवस्था करेगा, टीचर्स की व्यवस्था करेगा। ये जो एजुकेशन मॉडल था, ये 3 स्टेजेस में आप इसको देख सकते हो, इस एजुकेशन मॉडल को। एक पहली स्टेज ये थी कि आपके गांव के जो पंडित जी हैं वो कुछ ना कुछ पढ़ा देंगे आपको, जो बेसिक लेवल ऑफ आपको डे टू डे काम करने के लिए, आपको आपको दुकान चलानी है, आपको बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक आपके कुछ रिलीजियस टेक्स्ट हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उतना आ जाएगा, आपको पढ़ना लिखना आ जाएगा। उसके बाद आप अपने बच्चे को फर्दर ऑन पढ़ाना चाहते हो तो आप उसको गुरुकुल में भेजते हो, और गुरुकुल के बाद फिर वो विश्वविद्यालय का पार्ट बन जाता है। जो रिसर्च जो है वो विश्वविद्यालय की तरफ चली जाती है। 21-22 साल के अंदर आप आराम से एक बच्चे को अच्छा स्कॉलर विश्वविद्यालय का, 25 साल तक की हमारी उम्र मानी है ब्रह्मचर्य की, और उसके अंदर आपको स्टडीज़ करनी रहती हैं, और 25 साल तक आपको एक वेल रिसर्च, अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो उसमें से निकला। 1834 के अंदर एक यूएस के अंदर एजुकेशन के ऊपर बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके बाद ये एजुकेशन का मॉडल जो वेस्ट का, जिसको हमने अडॉप्ट करा फर्दर ऑन भी, वो हुआ उसमें, क्योंकि वेस्ट वाज टोटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उनको डब्बों के अलावा कुछ नहीं समझ में आता था कि फैक्ट्री स्ट्रक्चर है, आपकी एक एक रॉ प्रोडक्ट आपने किसी एक मशीन में डाला, उससे सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट निकला, उसको दूसरी मशीन में डाला, तीसरी में डाला, और अल्टीमेटली एक फाइनल प्रोडक्ट मिले। तो ये जो सारी दुनिया के अंदर 12 क्लासेज ही क्यों होती है, फर्स्ट से लेकर 12th तक, वो वहाँ पे डिसाइड हुआ उस 1830s की जो कॉन्फ्रेंस थी, कि आज के बाद एजुकेशन इस तरीके से चलेगी कि हम एक बच्चे को पहले साल के अंदर किसी एक क्लास स्कूल के अंदर डाल के उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद क्वालिटी चेक होगा, एक एग्ज़ाम होगा, बच्चा पास, तो अगले तीसरा चौथा करते करते कि एक ही अडॉप्ट, इस तरीके का सिस्टम अडॉप्ट किया गया। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि आज की डेट में भी जो आ रही है, कोई एक बच्चा मैथ्स में बेटर है, कोई फोटोग्राफी में बेटर है, कोई किसी आर्ट फॉर्म के अंदर बेटर है, कोई किसी साइंस के अंदर किसी सब्जेक्ट में बेटर है, उसको नेसेसरली 12वीं तक वो सब उल्टे सीधे सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पड़ेंगे। दैट ब्रांचिंग आउट कैन हैपन इवन आफ्टर 5th, रादर 5th से पहले भी। जब आपने बेसिक आपको कैलकुलेशन सिखा दी, उसके बाद आप ब्रांचिंग आउट करके उसके स्पेशलाइजेशन के ऊपर वर्क कर सकते। तो वो मॉडल जो है इस टाइम पे टेक्नोलॉजी कुछ कुछ करके ब्रिज करने की कोशिश कर रही है, बट स्टिल वर्ल्ड इज नॉट रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर मॉडल विच एग्जिस्टेड इन इंडिया। कि अगर आपको किसी को साइंस के अंदर इंटरेस्ट है तो आप गुरुकुल प्रोसेस में जाइए, और उसके बाद 2 साल 3 साल जितने भी आपको गुरुकुल में लगाने, उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच जाइए। दिस नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको यही सारा कुछ, आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई जाएगी 10वीं में, आपको पूरी हिस्ट्री के अंदर भी आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन भी पढ़ना, उस सब की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उसी तरफ इंटरेस्ट है तो आपका, तो बेसिकली जो एक्सेलरेटेड लर्निंग वाला जो है, और आप में इसमें आप बच्चे को पूरा पोटेंशियल डेवलप करने का मौका दे रहे। बट इवेंचुअली ये बैकबोन बना एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, कि हमारा जो कल्चर और ट्रेडिशन पास ऑन होता रहा टिल द टाइम वी हैड इस्लामिक इन्वेजन ऑल्सो। जो मुगल्स ने भी राज करा, उनके पास इतना दिमाग नहीं था कि इस स्ट्रक्चर को कैसे तोड़ा। ये जो एजुकेशन का मॉडल है, और कपल विद पंचायती राज, हम सेल्फ गवर्न कम्युनिटी की तरह बिहेव कर रहे थे, इवन दो वी हैड अ किंग्स, वी हैड फॉरेन रूल, या उसको कुछ भी उस तरीके से कह लीजिए। बट इवेंचुअली ये जो एजुकेशन सिस्टम था, उसने इस सोसाइटी को होल्ड करके रखा हुआ था। अंग्रेज़ों ने 1750 से लेकर के, rather 1650 से लेकर के 1850s तक, दे डिड एन एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन इंडियाज बेसिक, कि कल्चर कहाँ से होल्ड इवॉल्व कहाँ से हो रहा है, कहाँ से निकल कहाँ से रहा। तो वो जब उन्होंने स्टडी करा तो उनको ये समझ में आया कि ये जो एजुकेशन का प्रोसेस है, उसने हिंदुस्तान को होल्ड करके रखा हुआ। इसको तोड़ने के लिए उन्होंने एक स्ट्रोक के अंदर उसको तोड़ दिया कि आज के बाद देयर इज नो वैलिडिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो वो एक झटके के अंदर मामला बिल्कुल उखड़ गया कि अब अगर कोई बच्चा उस विश्वविद्यालय से पढ़ करके आ रहा है, उस गुरुकुल से पढ़ करके आ रहा है, वो जो ब्रिटिशर्स जॉब्स निकाल रहे हैं उसके लिए अप्लाई ही नहीं कर सकता। तो पूरी की पूरी जो इंडियन मिडिल क्लास, जिसके अंदर आई वुड से हिंदू मिडिल क्लास थी या अपर मिडिल क्लास थी,
उन सब ने अपने बच्चों को वो कॉन्वेंट स्कूल्स के अंदर भेजना शुरू करा कि आप बच्चा 10वीं करेगा तो इस जॉब के लिए एलिजिबल होगा, 12वीं करेगा तो इसके लिए एलिजिबल होगा, बीए करेगा, बीकॉम करेगा तो इस जॉब के लिए एलिजिबल होगा। तो जो हमारा जो इंटेलिजेंसिया था उसने समहाउ अपने आप को अलाइन कर लिया उस एजुकेशन सिस्टम से। तो जो आप 1885 में आप कांग्रेस के टाइम पे देखते हो, कांग्रेस की फॉर्मेशन के टाइम पे देखते हो, आप एस एन बैनर्जी देखते हो, आप गोपाल कृष्ण गोखले देखते हो, ये सारे उस स्कीम से निकले हुए प्रोडक्ट्स थे। तो इंडिया का जो ब्रेन वॉश शुरू हुआ है वो उस प्रोसेस से, जो मैकॉले की जो 1830s की जो उसकी डिबेट्स हैं पार्लियामेंट में, वो सुनने लायक डिबेट्स हैं कि मैं किस तरीके से इंडिया को कैप्चर करना चाहता हूँ, मेंटली कैसे गुलाम बनाना चाहता हूँ, वो उसने वहाँ पे और उस एजुकेशन ने जो हमारे को सिखाया उससे पहले का जो कुछ भी था वो हमने वॉश आउट कर दी। उन्होंने यहाँ तक बोलना शुरू कर दिया कि महाभारत और रामायण जो है वो माइथोलॉजी मतलब ये कभी कुछ हुआ ही नहीं है और ये हमारी कोई मनगढ़ंत कहानियां हैं जिसको हम बोलते चले जा रहे हैं और हम सब ने मानना भी शुरू कर दिए। तो जो जो उसके बाद हमारे को पढ़ाया गया, जिस जिस तरीके से पढ़ाया गया, बस वो हम उसी ढर्रे पे जो है वो आज तक चलते चले आ रहे हैं। तो जो एक साइकोलॉजी है एक हिंदू की, वो ये हो गई कि वेस्टर्न एजुकेशन सुपीरियर है एग्जैक्ट क्योंकि ये हमें नौकरी देती है, करेक्ट। ये हमें आगे करियर में बढ़ने का मौका देती है। और मैं तो देखता हूँ अभी जो हमारे सोशल सर्विस वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, टेम्पल्स हैं, उनका पैसा नहीं लगता था स्कूल खुलने में, कॉलेज खुलने में। पेरेंट्स भेजते ही कि नहीं यार, हम तो कॉन्वेंट वाले में भेजेंगे, हम तो प्राइवेट वाले में भेजेंगे। अब मदर्स इंटरनेशनल स्कूल है जो औरबिंदो सोसाइटी का साउथ दिल्ली में, इट्स सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स, करेक्ट। लेकिन वो सीबीएसई एफिलिएशन है इस वजह से। तो ये जो 1857, 1837 में, 1834 में जो पूरा बैकबोन जो ब्रेक हुआ, क्या इससे हिंदू की जो साइकी है, एक हिंदू इंसान की जो साइकी है, उस पर क्या असर पड़ा? और क्या उससे कुछ नुकसान हुआ या फिर वो इंग्लिश एजुकेशन से रिप्लेस हो गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ा? नुकसान अगर आप देखोगे तो वो काफ़ी बड़ा भी हुआ। अगर आप उस तरीके से देखोगे तो हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसके अंदर जो एक बेसिक फ्लॉ आया आफ्टर इस्लामिक इन्वेजन वाज, हमने अपने लिए डिफेंस अच्छा नहीं प्रिपेयर करा। एसेंशियली आप देखोगे सिविलाइजेशंस, यूनिटी ब्रेक हो गई, मतलब जो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हमारा नॉट अबाउट यूनिटी, एक सोशल स्ट्रक्चर तो एक यूनिटी की अलग बात है, उसको अंग्रेज़ों ने बहुत प्लान तरीके से तोड़ा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मैं जो कह रहा हूँ कि जो हमने अपने ऊपर जो सब्जुगेशन ली, जो जो हमने जब हमने ये मान लिया कि हाँ अंग्रेज सुपीरियर है, उसका मेजर कारण ये था कि उन्होंने हमारे को गन से सब्जुगेट कर ली। हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं था। जब इस्लामिक इन्वेजन आया तो हमारे पास तोप का कोई जवाब नहीं था, जिसको कैनन बोलते हैं। वो जब इन्वेजन हुआ तो इंडिया डिड नॉट हैव एन आंसर टू। जब ये वाला आपको जो ये ब्रिटिश इन्वेजन आता, उस टाइम के ऊपर जो हमारे पास जवाब नहीं था वो उनकी राइफल्स का और उनके मशीन गन का और एक मैगजीन गन बना ली थी अंग्रेज़ों ने, हमारे पास उस चीज़ का जवाब नहीं था। तो वहाँ पे जो है हमारे को ये मानना पड़ा कि हाँ ये लोग टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर हो। और उसके बाद दूसरी तरफ से बैकबोन तोड़ी एजुकेशन ने, जहाँ पे उन्होंने हमारे को प्रूव करने की कोशिश करी मनगढ़ंत तरीके से ही, चाहे कि तुम्हारे पास तो कुछ अपना था ही नहीं, तुम एक सांपों को बीन बजा करके, एक वो वाला देश है कि भैया तुम्हारे तो सुपरस्टिशन और अंधकार और तुम्हारे को एनिमलिस्टिक रिलीजन्स हैं। तुम हाथी को देख करके उसके अंदर तुम्हारे को उसके अंदर भगवान नजर आ जाता है, तुम बंदर को देख करके हनुमान जी समझ के पूजा। तो दे टू गिव यू एन एग्जाम्पल, जो ब्रिटिश या ग्रिगोरियन कैलेंडर जिसको आज की डेट में हम यूज़ कर रहे हैं, जो यूनिवर्सली यूज़ हो रहा है, उसमें 12 महीने, और वो 12 महीने इन फोर्स कैसे आए, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी है कि रोमन्स के पास जब कैलेंडर था उसके पास 10 महीने थे। अब सेप्टा का मतलब 7 होता है, ऑक्टा का मतलब 8 होता है, नवा का मतलब 9 होता है, नव इज 9 एंड डेका इज 10। दिसंबर 12वां महीना कैसे बन गया? शुड हैव बीन 10। सेप्टा इज 9th मंथ, शुड हैव बीन 7th। तो उनके पास 10 महीने थे।
इंसिडेंटली जूलियस सीजर ने अफ्रीका को जीत लिया। अफ्रीका में एक आदमी था, उसको कैलेंडर बनाना आता था। जूलियस सीजर को ये पता था। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जूलियस सीजर को तो रोमन्स को एक स्पेसिफिक स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करना होता था। वो स्प्रिंग में आता ही नहीं था, कभी वो सर्दियों में आ रहा, कभी वो गर्मियों में आ रहा, क्योंकि उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक सूरज जो है एक धरती का चक्कर कितने दिन में लगाता है। आपको अपने मौसम की अलाइनमेंट उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। अब उसने उसको बुलाया, उसने देखा कि यार यहाँ पे तो बड़ा बुरा हाल हुआ हुआ, इनको यही नहीं पता कि एक साल में 600 के करीब दिन थे। तो उसने कहा कि अच्छा, एक साल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जितने दिन में ये चक्कर लगाया, उसको पता था कि दे वुड नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब अ लॉट। सो ही सेड डू अ सिंपल थिंग, आप एक महीने में 30 दिन और दूसरे महीने में 31 दिन, आप ऐसे 12 महीने बना लो, आप पे 366 डेज बन जाते हैं। ये एक साल होगा आपका। और उसको ये पता था कि अब जब कैलकुलेशन होगी स्प्रिंग की, अगली बार जब वो स्प्रिंग चेंज होगा तब तक 51 साल गुजर चुके होंगे और तब तक मैं मर जाऊंगा। तब तक ये फिर किसी को पकड़ेंगे, तब देखेंगे, मगर अभी तो अपनी जान छुटाओ। तो खैर उसने उनको ये बना करके दे दिया। इट वॉज टू मच फॉर रोमन्स टू से कि आज तक हम जो 10 महीने वाला साल है, अब वो आज के बाद हम 12 महीने का कर देंगे। तो जूलियस सीजर ने कहा नहीं, मैं 1 महीना ऐड करता हूँ इसमें, अब हमारा 11 महीने का एक साल होगा। तो मैंने कहा ठीक है साहब, वो बताओ कौन सा महीना रखना है। तो उन्होंने कहा मेरे नाम पे रखोगे? तो मैंने कहा ठीक है, जुलाई रख देते हैं उसका नाम। चलो जुलाई रख देते हैं। तो अब वो दूसरा महीना हो, पहला हो, वो 11वां हो, कौन सा महीना हो? उसने कहा नहीं, मेरे को तो बिल्कुल मिडिल में चाहिए। ठीक है, मिडिल में रख देते हैं। तो मिडिल में चाहिए तो आपके महीने में कितने दिन होंगे? उन्होंने कहा मेरे पास तो, मैं तो सीजर हूँ, 31 दिन चाहिए मेरे को। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपके 31 कर देंगे तो एक दिन कहीं से निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, कहाँ से निकालेंगे? फरवरी से निकाल लो। तो फरवरी में 29 डेज हो गए, जुलाई में 31 दिन हो गए। 50 साल बाद सेम प्रॉब्लम आ गई। तो फिर उस टाइम पे था ऑगस्टस सीजर की भैया अब स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग फेस्टिवल तो है नहीं, अब तो वो सर्दियों में आ रहा। उसने फिर किसी को पकड़ा, उसने सेम स्टोरी बता दी कि ऐसा करो, 1 महीना और ऐड कर लो तो अब आपके 12 महीने हो जाए। उसने कहा ठीक है, मैं एक और महीना ऐड कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा साहब कहाँ करे? उन्होंने कहा जूलियस सीजर ने कहाँ करा था? मेरे से, मैं उससे बड़ा हूँ, मेरे को उसके बाद चाहिए। ठीक है, तो अब आपके साथ, अब क्योंकि ऑल्टरनेट में है, एक में 31 दिन है, एक में 30 दिन है, तो अब आपके वाले महीने में कितने दिन चाहिए? उसने कहा जूलियस सीजर के 31 है तो मेरे भी 31 चाहिए। तो उसको भी 31 डेज का करना पड़ा। फिर कहाँ से निकालें? उसने कहाँ से निकालता उसने? फरवरी में निकाला। तो फरवरी में 28 दिन रह गए। अब जुलाई और अगस्त ऑल्टरनेट महीने हैं, मगर जुलाई और अगस्त के अंदर 31 दिन होते हैं और अब 366 डेज का वो चल रहा है। उसके बाद आ गए क्रिश्चियंस, तब वो आपकी थियोक्रेसी चलनी शुरू हो गई। पोप जो है वही सबका राजा हुआ करता था। अब पोप के साथ प्रॉब्लम ये थी कि जो क्राइस्ट हैं ही, जो गुड फ्राइडे वाला दिन उनका क्रूसिफिकेशन हुआ था, ईस्टर मंडे वाले दिन वो रिसरेक्ट कर गए थे। गुड फ्राइडे कब आता है? जब आपका समर इक्विनॉक्स होता है, उसके बाद फर्स्ट फुल मून डे के बाद जो फ्राइडे आया, उस दिन क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हुआ। अब ये सबको पता है कि समर सॉलिस्टिस आएगा, उसके बाद फुल मून आएगा, फुल मून डे के बाद फ्राइडे आएगा। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन किसी को पता होनी चाहिए। पहले तो ये पता हो कि एक साल कब होता है, साल होने के बाद ये पता होना चाहिए कि समर इक्विनॉक्स कब आता है, समर इक्विनॉक्स के बाद आपका पहला फुल मून डे कब आएगा, उसके बाद गुड फ्राइडे कब। अब गुड फ्राइडे मनाना क्रिश्चियंस की मजबूरी है कि मनाना है और तभी मनाना है। सो एवरी पोप टिल द टाइम अबाउट 1584 और समवेयर अराउंड दैट, उसने एक एक कमीशन बिठाया कि भैया कोई तो कैलेंडर बताओ, कैसे होगा ये हम गुड फ्राइडे मनाए कैसे। 1500 साल लगे उनको। उसके बाद जा करके पोप ग्रेगरी के का जो कमीशन था, उसके अंदर फैबियन या फ्लाबियन नाम का आदमी था, उसको कहीं से कुछ पता चला। तो वो आकर के उसने कहा जी कि अब मैंने ढूंढ लिया, 365.25 डेज लगते हैं, 365 जमा 0.25। तो हम एक लीप ईयर मनाया करेंगे, बाकी 365 डेज का हम ईयर मनाएंगे, ईयर करेंगे, और ऐसे ऐसे ये कैलकुलेशन होगी। फाइनली वो कैलकुलेशंस न्यूटन के पास पहुंचाई गई कि यही सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, ये बता देगा कि ये ठीक है या नहीं। उसने कहा कि आई विल, उसके वर्ड्स हैं, उसने कहा आई विल थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो अनलेस यू टेल मी हाउ यू हैव डन द कैलकुलेशंस। तुम्हारा कोई तो बेसिस होगा, तुमने कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा, कोई तुमने कहीं पर खंबा गाड़ा होगा, उसके ऊपर जैसे बेस कैलकुलेशन करते हैं। बट फाइनली दे स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि ये किस तरीके से सोलर सिस्टम चल रहा। नाउ आई एम कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि इन्होंने किस तरीके से हमारे को डिफेम करा। आर्यभट्ट की एक
एक बुक है सूर्य सिद्धांत, उसकी एक और बुक है कीतिका करके, उसका 23rd श्लोका है, विच गिव्स यू द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ फ्रॉम टू द 4th और 5th डेसिमल प्लेस। आपकी जो ईयर कैलकुलेशन है, जैसे यहाँ से अर्थ शुरू हुई और वो वापस सन का चक्कर लगा करके आ गई, एक है आपकी इक्विनॉक्स टू इक्विनॉक्स, एक है आपने सर्कमफ्रेंस के ऊपर एक पॉइंट चूज कर लिया और वो सर्कमफ्रेंस का पॉइंट दोबारा इस तक आ जाए, तो एक को साइडीरियल ईयर बोलते हैं, दूसरे को दूसरा कहते हैं। तो जो हमारे इसने आर्यभट्ट जो है 1st सेंचुरी एडी में रहे हैं, उसकी जो कैलकुलेशन है वो 365.24 समथिंग समथिंग आती है, और एक्यूरेट फॉर द साइडीरियल ईयर। और जो इनकी कैलकुलेशन, इनको पता था ये दोनों साल है, इनकी जो कैलकुलेशन है वो 365.25 समथिंग समथिंग डेज जाती है। हमारे यहाँ पे 1000 साल टू द 3rd डेसिमल प्लेस को कोइंसाइड करवाने के लिए 1000 साल के बाद एक दिन की एडिशन होती है, सो दैट साइडीरियल ईयर एंड द अदर ईयर दे कोइंसाइड। वी हैव नोन दैट फैक्ट फॉर एवर। एक हर मिलेनियम में एक दिन का कैलकुलेशन आपको बढ़ाना पड़ता है। इन्होंने ये कहा कि देखो ये देखो इनका आर्यभट्टा, इसको तो कैलकुलेशन ठीक ही नहीं आती थी, हमारी कैलकुलेशन बेटर है। सो योर टेक्स्ट, जो भी आपके टेक्स्ट हैं वो सारी माइथोलॉजी है, आपको कुछ नहीं आता। दिस इज द लेवल ऑफ डिग्रेडेशन दैट दे डिड टू इंडियन माइंड। ऐसे एग्जांपल्स आफ्टर एंड एग्जांपल्स। सिंस दे वर रूलिंग अस, मतलब 200 साल वो तो रूल कर रहे थे ना। Correct. उनकी बात नहीं मानोगे तो आप मतलब नहीं, आप चैलेंज कर सकते, ट्रूथ को कभी भी चैलेंज किया जा सकता, बट द थिंग इज कि जब आप इस तरीके से नरेटिव कंस्ट्रक्ट करोगे और उसके बाद आप हाफ ट्रूथ्स बताओगे, तो आपको लगता है, अब उससे इंडियंस को क्या लगने लग गया कि यार हमारे तो पिछड़े हुए हैं। हम तो पिछड़े हुए हैं, अगर हम अपने पुराने सिस्टम पे चले भी जाते हैं तो इसके अंदर तो ठीक चीज़ें नहीं लिखी हुई। एंड देन हुआ क्या था कि वो जो इस्लामिक अटैक हुआ था वो ब्रूट फोर्स था। उनको ये नहीं समझ में आता था कि रूल करने के लिए दिमाग की क्या ज़रूरत होती है, उनको ये समझ में आता था तलवार चलाओ, आग लगा दो। तो नालंदा जला दिया, 6-6 महीने तक नालंदा जल रहा है, तक्षशिला, दे रूइंड एवरीथिंग। तो उस बीच में क्या हुआ कि कुछ चीज़ें जो बच गई वो एल्गोरिदम्स बच गए, उन एल्गोरिदम्स के पीछे के लॉजिक्स जो थे वो खत्म हो गए, वो उन बुक्स के अंदर कई सारी जगह पे चले गए, और ना हमने उसके बाद, अंग्रेजों के आने के बाद हमने उसके ऊपर एफर्ट भी नहीं मारे। तो कुल मिलाकर के हिंदू माइंड के साथ हुआ ये कि जो नरेटिव और कंफ्यूजन्स इन्होंने जो हमारे इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे थे हम वही सच मान लिया और उसी को आज तक पढ़ते हैं। बस वो पढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमारे को कभी ये सेंस डेवलप होने ही नहीं दी गई कि यार हमारी भी कोई हिस्ट्री थी, हमने अगर अपनी कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स अचीव करी हैं, जो आज की डेट में भी आप 1000 साल पुराने हमारे मंदिरों का आर्किटेक्चर देख करके लगता है कि यार किसने कैसे क्रिएट किया होगा ये, आज की भी टेक्नोलॉजी उसको रिक्रिएट नहीं कर सकती। और वो कन्फ्यूजन इतना बड़ा है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि यार ठीक है कि कोई आकर के चल कर गया होगा, हम उसके ऊपर सोचना ही नहीं चाहते। तो वो इतना ज़्यादा उन्होंने हमारे दिमाग को कंट्रोल कर लिया और इतनी कंफ्यूजन्स क्रिएट करके हमारे को दे दी कि हमारे को लगा कि चल यार जो बोल रहा मान ली। अब और उसी उसका बार भी हम एक मैं जो इसका जो फाइनल जो आपने क्वेश्चन पूछा ना उसके ऊपर आ रहा हूँ। उसके अंदर इम्पैक्ट ये हुआ कि हिंदू माइंड जो है वो कंफ्यूज्ड है, टोटली कंफ्यूज्ड है। हम अपनी हिस्ट्री से कनेक्टेड नहीं है, हम अपने कल्चर से कनेक्टेड नहीं है, हम अपनी भाषा से कनेक्टेड नहीं है। हमारे को सब कुछ ये लगता है कि जो इस टाइम पे वेस्ट बोल रहा है वही एक तरीका है सोचने का, वही एक तरीका है काम करने का। तो जो ये जैसे जैसे जो चीज़ें आती जा रही हैं, डेवलपमेंट का भी मतलब हमारे को वही समझ में आता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता। सेम ग्लास बिल्डिंग कॉपी कर लो जो ब्रिस्बेन में बनी हुई है, जो यूके में बनी हुई है, अपना आर्किटेक्चर ही नहीं है कोई। अब वो पहाड़ों के अंदर आपको छतें आपने हॉरिजॉन्टल कर दी, वहाँ पे बरसात होगी ही होगी, पानी इकट्ठा होगा ही होगा। अब आपने उसको निकलने का रास्ते नहीं दिए। अब हर चौथे दिन किस पहाड़ों की मेजर प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपकी छत टूट रही। अब आपने डेवलपमेंट के नाम पे आपको यही समझ में तो यही कर दी। तो जो तो हमारा यही लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की भी बात आती थी कि जो ग्रीनविच में इन्होंने जीरो बना दिया, वो जीरो इंडिया में पास करता था। आई थिंक उज्जैन या नागपुर से उज्जैन से पास करता था, और वो उसको वो ले गए ग्रीनविच। और सिंस वो रूल कर रहे थे तो हमारे पास तो पावर थी ही नहीं कुछ भी रोकने की। और इंटरेस्टिंग बात ये है, ग्रीनविच जो है वो लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री का। 0 डिग्री के एक साइड पे वेस्ट है, दूसरी साइड पे ईस्ट है। और यूके आज की डेट में भी अपने आप को वेस्ट कहता है। दे कंसिडर देमसेल्व्स एज वेस्ट। उनको इसमें बिकॉज वो इंडिया से पास करती थी, दैट्स व्हाई। तो वो वेस्ट क्यों, और ईस्ट आज की डेट में अपने आप को ईस्ट क्यों कहता है? जापान, कोरिया, फार ईस्ट ताइवान, बनता था उसका। तो वो अपने आप को ईस्ट मानते हैं, वेस्ट वाले अपने आप को वेस्ट मानते हैं। हमें ये नहीं पता कि हमारी 0 डिग्री लॉन्ग। अब आप
उज्जैन का जो टेम्पल है उसको आप महाकाल बोलते हो, वो ही महाकाल क्यों है? क्योंकि वहां से काल गणना शुरू हो रही है। आपके 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से आप टाइम कैलकुलेशन करते हो। आप ईस्ट में जाते हो, वेस्ट में जाते हो, तो आप GMT +30 +1, तो अर्थ की जो टाइम कैलकुलेशन है वो महाकाल से शुरू हो रही है, क्योंकि उसका नाम ही हमने महाकाल डाल दिया। अब और इससे ज्यादा हम क्या क्योंकि कर। वो जीरो था वो। और उसकी सिग्निफिकेंस ये भी है कि वो अर्थ इज टिल्टेड एट 23.5 डिग्रीज, राइट? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री से पास करता है। तो जो समर का पीक होता है वो 21 जून के अराउंड आता है। खैर इन एनी केस वो उस ज्योग्राफी में नहीं जाते, बट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां से पास करता है एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर आपने महाकाल का टेम्पल बनाया, वो हजारों साल से। ये पूरी नॉलेज थी उन लोगों को। नॉलेज इस एक्सटेंट तक थी कि इंडिया का ईस्ट और वेस्ट पोस्ट है। ईस्ट कोस्ट के ऊपर कोणार्क टेम्पल है, वेस्ट कोस्ट के ऊपर मोढेरा टेम्पल है। दोनों सन टेम्पल्स हैं, दोनों एग्जैक्टली सिमिलर डेटी के ऊपर बने हुए हैं और उसी तरीके से बने हुए हैं कि जब आपका समर सॉलिस्टिस होगा, समर इक्विनॉक्स होगा, स्प्रिंग इक्विनॉक्स या जो भी आप कह लो उसको, और उस टाइम पे सन की रेज उस मूर्ति के ऊपर कब पड़नी है, कब स्ट्रेट रेज पड़ेंगी, कब नहीं पड़ेगी, पूरी कैलकुलेशन पूरी का। अब आप सोचो, हमारे को ये तक पता था कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से जा रही है और इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हमारे को कहाँ पे 2 सन टेम्पल्स करने, कोई और टेम्पल नहीं, सन टेम्पल। और कहाँ पे हमारे को शिव जी जो है वो महाकाल के रूप के अंदर स्थापित करने हैं, क्योंकि हमारे काल के देवता जो है वो चीज है। और वो महाकाल इकलौता शिवलिंग ऐसा है जो दक्षिण मुखी है। बाकी भारत के जितने भी, सो इफ वी हैड टू, जैसे इनको तो इन्होंने एक पीली सी लाइन खींची है, मैं गया वो ग्रीनविच देखने के लिए, जस्ट आउट ऑफ दैट क्यूरियोसिटी। वो एक 100-150 मीटर की एक लाइन पीली सी इन्होंने लगा रखी है। बट इफ वी हैड टू सिग्निफाई समथिंग वी वुड ऑलवेज डू दैट स्पिरिचुअली। और उसके अंदर हमने एक अपना टेम्पल बनाया है, और इकलौता टेम्पल ऐसा है जो दक्षिण मुखी शिव जी का, महाकाल का। महाकाल। तो दैट वाज टू सिग्निफाई कि हाँ, टाइम कैलकुलेशन अगर आपको शुरू करनी है तो उज्जैन से शुरू करो। और एक जो पिछली बार भी हमने बात की थी कि जो ब्रिटिशर्स जो टाइम भी देके गए हैं कि बुद्धा कब हुए थे और जो ये कब हुए थे, हमारे केदारनाथ शंकराचार्य कब हुए थे, ये मतलब इनको लगता कि क्राइस्ट से पहले ही कैसे महान लोग हो गए। तो इन्होंने सारी डेट्स उल्टी सीधी, मतलब बुद्धा की डेट का नहीं कितने हजारों साल आगे बढ़ा दी और वो बोलते हैं उसको। तो लेकिन एक अवेयरनेस आज के हिंदू में दिखती तो है वैसे, मतलब एक एक हिंदू थोड़ा जग तो रहा है वो, लेकिन वो अभी भी डिस्कनेक्टेड, कंफ्यूज्ड, वो थोड़ा वायलेंट, थोड़ा। अब प्रॉब्लम क्या है कि अंग्रेजों के साथ दे स्टिल गवर्न्ड बाय बाइबल, चाहे जो मर्जी कह लें, बाइबल उनके लिए टेक्स्ट है। तो क्राइस्ट के आने से, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, क्राइस्ट के आने से 4000 साल पहले ये पृथ्वी बनी थी। तो जो अब ये उनके साथ प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई कि अगर 4000 साल पहले पृथ्वी बनी थी और हमारी जो टाइम इमेमोरियल से कल्चर चलता चला आ रहा है, उसको रिकनसाइल कैसे किया जाए। तो वो कोई भी ऐसी चीज बता या दिखा सकते ही नहीं थे हमारे को जो 4000 साल से पीछे जा रही है। और हड़प्पा में तो वो शिव जी के वो भी हैं, जो शिव जी का इंस्क्रिप्शन है। आज की डेट में तो 40,000 साल पुराने भी आपको अवशेष मिल रहे हैं। आप तिब्बत में 28,000 साल पुराना। और दूसरी इनकी प्रॉब्लम ये आई कि इनको टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इनके लिए लीनियर टाइम है। इनके लिए बस एक एक कहीं से सृष्टि शुरू हुई और वो चलती चली जा रही है और वो लीनियर टाइम में चल रही है। हमारे यहाँ पे लीनियर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम नहीं है। हमारे यहाँ जो है वो आइंस्टाइन ने प्रूव करा कि साइक्लिकल है टाइम। हमारे यहाँ हेलिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो जैसे युग आते हैं, जो युगास हैं, जो युग बोल, जो युगास हैं उसको आप साइकिल बोल सकते हैं। साइक्लिकल टाइम जो है कि आपका त्रेता है, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, उसके बाद फिर से ये शुरू हो जाता है। बट साइक्लिकल टाइम का मतलब ये है कि द सेम इवेंट विल रिपीट इटसेल्फ, which means you and I having this conversation, if we believe that time is cyclical, that then again in Kali Yuga, there will be a time when you and me will be having this podcast again. The same events are going to occur. हमारे यहाँ पे साइक्लिकल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम नहीं है, हमारे यहाँ पे हेलिकल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है। जैसे शिव जी के आसपास वासुकी नाग, जैसे शिवलिंग के आसपास वासुकी नाग है ना, और ऐसा बोलते हैं कि जब आप अर्थ जो टाइम जो है वो इस हेलिक्स के अंदर ऑपरेट कर रहा है, एक बार वो टिक तक पहुंच गया तो फिर वो महाप्रलय का समय माना जाता। तो हेलिक्स के अंदर ये है कि यू हैव साइकिल्स बट सिमिलर
Same events won't repeat, similar events will repeat. So प्रलय आएगी तो हर तरफ आएगी। तो वो राम भी जो हैं वो इनफाइनाइट बार पहले हो चुके हैं, इनफाइनाइट बार आगे भी होंगे, वो त्रेता के अंदर दोबारा भी आएंगे। वो कृष्ण का जन्म जो है वो पहले भी होगा, बाद में भी होगा, टू द एक्सटेंट की दो अलग अलग रामायण के युगों के शिवलिंग है रामेश्वरम में। इफ यू गो टू रामेश्वरम तो वो दो, एक शिवलिंग ऐसा है जो भगवान राम ने लिया था, एक ऐसा भी शिवलिंग है जो जो हनुमान जी कहीं से लेकर के भी आए हुआ, और वो दो अलग अलग रामायणों के अंदर हुआ। तो दैट्स हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ हेलिकल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम जो है दैट कम्स इनटू पिक्चर। वो इतनी बड़ी सोच इनके पास न कभी थी टाइम के बारे में, टाइम के बारे में। मतलब या तो somebody जो बहुत डीप अंडरस्टैंड करता हो प्लैनेट्स को। करेक्ट। मनुजी, फिर दैट ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन, ये वेदास और शास्त्रास, अब जब भी कहीं हिंदुइज्म की बात आती है ना, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, फिर हमें लगता है कि ये तो सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं और पता नहीं क्या मुश्किल चीज है, संस्कृत में लिखी हुई है। ये है क्या, ये वेद और ये शास्त्र? ये अगेन आई थिंक वो जो नैरेटिव बिल्डिंग अंग्रेज़ों ने करी है हमारे साथ, ये आई थिंक दिस होल थिंग ऑफ वेदास एंड स्क्रिप्चर्स और शास्त्र हैं हमारे, वो इसका सबसे बड़ा विक्टिम रहे। उसके अंदर आई थिंक हमारी इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वेद किसको कहते हैं। आमतौर पे जब वेद की कोई बात होगी तो आप यही समझते हो कि वो चार वेद हैं, फिर एक यजुर साम अथर्व, यही चार वेदों की बात मानी जाती। एक्चुअली वेदों के चार अंग, उसका एक अंग जो है वो संहिता है। तो ये जो पहले चार जो ऋक यजुर साम और अथर्व हैं, ये चार संहिताएं हैं। उसके अलावा उसके बाद जो वेद आते हैं, वेदों के जो दूसरा अंग है उसको ब्राह्मण बोला गया, उसमें शतपथ ब्राह्मण, गौपथ ब्राह्मण, इस प्रकार। तीसरे जो है वो अरण्यक माने के, और चौथे जो है वो उपनिषद माने के। तो ये चार जो हैं ये क्लासिफिकेशंस ऑफ वेदा या चार अंग ऑफ वेदा हैं। पहले वाला जो संहिता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मंत्र है, उसमें आपको पूजा करने के लिए जो मंत्रों की आवश्यकता है वो बेसिकली वो संहिताओं के अंदर दी हुई। उसके बाद हमारे यहाँ पे लाइफ को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो आपको मंत्र रटने हैं, ऐसा बोला। अच्छा। हाँ। उसके बाद जो ब्राह्मण हैं वो उन मंत्रों को उस पूजा करने की विधि को ब्राह्मणों के अंदर संभाल के रखा गया। तो अगर आपको गायत्री मंत्र के अनुष्ठान करना है तो उसके लिए कितनी बड़ी वेदी बनेगी, उसमें सामग्री के अंदर क्या जाएगा, कौन कौन मंत्र बोलेगा, किस डायरेक्शन के अंदर होगा, अश्वमेध यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ है, इस तरीके के जितने भी यज्ञ चलेंगे उसके अंदर मंत्र जो हैं वो संहिता से आएंगे। ब्राह्मण जो है वो उस प्रोसेस को बताएगा, ब्राह्मण नाम की जो पुस्तक हैं वो उस प्रोसेस को बताएंगे कि किस प्रोसेस से आपको पढ़ना है। उसके बाद उनका मीनिंग क्या है वो आपके अरण्यक में आते हैं। तो अपने यहाँ पे जो वानप्रस्थ है, 50 साल के बाद ऐसा माना जाता है कि आपकी 25 साल के अंदर आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हो, आपको ये यज्ञ करने चाहिए। उसके बाद आपको ये समझना चाहिए कि हमने क्या करा। तो वो जो है वो अरण्यक के अंदर आता है। अरण्यक बेसिकली उसका मतलब ये है कि आप जंगल में जा करके कुछ आप समझना शुरू करते हो। और उसके बाद आते हैं आपके उपनिषद। उपनिषद है क्यों, ये जो इतना सब आपने किया वो क्यों, वो वाई जो एक्सप्लेन हो रहा है वो उपनिषद एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब आप फाइनली जब आप अरण्यक पढ़ के उस स्थिति के अंदर आ जाते हो कि हाँ अब मेरे को ईश्वर प्राप्ति की तरफ जाना ही है, तो आपको उपनिषद पढ़ लेने चाहिए। तो उपनिषदों को एक तरीके से उनका मुख भी माना गया या अग्रभाग भी माना गया, क्योंकि जो हमारी जितनी भी नॉलेज डिराइव हो रही है, जिसके अंदर जो हमारे सत्य स्थापित हुए हैं वो उपनिषदों के अंदर हुए हैं। क्योंकि वो वाई से डील कर रहा कि आपको कोई भी चीज़ करनी थी तो वो क्यों करनी थी। आपने अगर सवितु नाम के देवता की गायत्री मंत्र के अंदर प्रार्थना करी तो क्यों करी, उसके अंदर क्या मांगा गया, और उसके अंदर एक एक शब्द का, जैसे ओम का ही एक एक्सप्लेनेशन है, वो 11 मंत्रों के अंदर एक उपनिषद के अंदर आ जाता है, मुंडूक्य उपनिषद। तो एक तो हमारी ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आर वेदास ये मिसिंग है। दूसरा, ये वेद आए कहाँ से। हमारे यहाँ पे मंत्रों के रचयिता नहीं कि आपने अपनी इमेजिनेशन से कुछ सोचा और आपने एक लेखक की तरह लिख दिया, दैट इज नॉट अ मंत्र। मंत्रों के दृष्टा होते,
मंत्र आपके सामने प्रकट होता, आपको शब्द सुनाई देते हैं, और उसको इसलिए वो मौखिक तरीके से वेद जो है वो काफ़ी समय तक चले। और उसके बाद हुआ ये कि कोई एक ब्रह्म ऋषि हुए, उनको फिर विश्वामित्र हुए, उनको गायत्री मंत्र का दर्शन हुआ, उनके अलग अलग ऋषियों के सामने अलग अलग मंत्र प्रकट हुए। और उसके बाद होना ये शुरू हो गया कि ऐसे कई सारे ऋषि जो हैं उनके अपने स्कूल ऑफ थॉट्स चलने शुरू हो गए। जैसे वाजपेयी संहिता है, अलग अलग संहिताएं चलनी शुरू हो गई। तो दुनिया में पहली बार वेदों को पेरीमीटर देने का काम, पेरीमीटर का मतलब होता है व्यास, उसको कोडिफाई करने का काम अगर किसी को करा तो वो भगवान वेद व्यास ने जाकर के करा। तो द्वापर युग के अंदर लगभग 5000 साल पहले कोई आपको सुप्रीम इंटेलेक्ट का बंदा चाहिए था जो उस नॉलेज बेस को कहीं पे संजो सके, बांध सके। तो पहली बार जो पेरीमीटर वेदों को दिया गया वो भगवान वेद व्यास के द्वारा दिया गया। तो इसलिए जो वेदों के मंत्र हैं वो अपौरुषेय भी माने गए हैं, क्योंकि जहां से वो मंत्र आ रहा है उसके अंदर देयर इज नो person giving you that. It's simply a knowledge which is getting transferred to you if you have done enough sadhana, तो ऐसा माना गया। तो ये उपनिषद माने गए। उसके बाद हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है प्रस्थान त्रयी। त्रय का मतलब है 3, प्रस्थान मतलब अगर आप ईश्वर की तरफ प्रस्थान करना चाहते हो या आपको करना चाहते हो। हमारे यहाँ अनलाइक इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, एवरीबडी इज एनकरेज्ड टू रीड एटलीस्ट 3 एंड गिव देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज 3। अगर आपको अपने नाम के आगे आचार्य लगवाना है तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप इन 3 टेक्स्ट को पढ़िए, कम से कम इन 3 टेक्स्ट को पढ़िए, और उसके ऊपर अपनी यू हैव टू गिव योर टेक ऑन दिस। पहली है भगवद गीता, दूसरा कोई एक उपनिषद उठा लीजिए, और तीसरा है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र बेसिकली वो भगवान वेद व्यास ने रचा है, क्योंकि व्हाट ही कुड सी वाज कि लोगों के पास कॉन्टेक्स्ट कम है। जो वेदों के मंत्र चल रहे हैं, उपनिषदों में जो लिखा हुआ है, वो कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए, ताकि उसके अंदर अपेरेंट डिस्कनेक्ट ना आए। दो अगर और ये ना हो जाए कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं हम। तो हाँ, एक तो वो, और दूसरा कई बार कुछ वाक्य एक दूसरे को काटते हुए लगते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, कि द्वैत भी है अद्वैत भी है, तो आपको कौन सी चीज़ कैसे रिकनसाइल करनी है, उस चीज़ को पढ़ने के लिए आपको ब्रह्मसूत्र का जो है वो उन्होंने दिया। तो हमारे यहाँ पे प्रस्थान त्रयी बोली गई कि अगर आपको अपने नाम के आगे आचार्य लगाना है, तो हमारे यहाँ पे वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, ये सारे हुए। तो उन्होंने इन तीनों के ऊपर अपना टीका मैंडेटरीली लिखा है। टीका लिखने का मतलब है कि दिस इज माई ओन इंटरप्रिटेशन। उसमें से अलग अलग फिलोसफीज डेवलप हो गई। किसी का मन ये था कि मेरे को, जैसे मध्वाचार्य हैं, उन्होंने ड्युअलिटी का कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने इन तीनों को ही इंटरप्रेट करके ड्युअलिटी का कॉन्सेप्ट दिया, और शंकराचार्य ने भी इन तीनों को पढ़ करके ही नॉन ड्युअलिटी का कॉन्सेप्ट दिया। अच्छा, बिल्कुल ऑपोजिट, डायमेट्रिकली ऑपोजिट। बट उनकी इच्छा के, उन्होंने जिस लेंस से पढ़ा है शंकराचार्य ने, उनको ये था कि जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो जीवात्मा की अंतिम स्थिति जो है वो परमात्मा में लीन हो जाना, वो परमात्मा स्वयं हो जाना, वो अद्वैत है। मध्वाचार्य ने जिस लेंस से पढ़ा उसको और जिस लेंस से इंटरप्रेट करा, उन्होंने कहा कि यार जीवात्मा तो भगवान की दास ही रहेगी, उसकी जो फाइनल स्टेट मोक्ष की भी जो स्थिति है उसके अंदर वो भगवान का दास बन के ही रहेगी। भगवान को दोनों एक्सेप्टेबल, तुम्हें मेरे जैसा हो जाना है, तुम मेरे जैसा हो जाओ, तुम्हारे मेरा दास बन के रह सो। देयर इज नो डिस्कनेक्ट इन दैट सेंस। बट फिलोसॉफिकली इन दोनों की इंटरप्रिटेशन इन तीनों चीज़ों के अंदर से ही आती। वो उन्हीं सेम वाक्यों को लेकर के अलग अलग इंटरप्रिटेशन देते हैं, क्योंकि वो उस लेंस से सोच रहे हैं और उस लेंस से भगवान को अचीव करना चाहते हैं। शंकराचार्य की क्या इंपॉर्टेंस आती है इसमें, अद्वैत फिलॉसफी? अद्वैत तो उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत ही है, बट वो जो उतना ट्रैवल करा है इंडिया, उन्होंने पूरा ज्योग्राफी मैप करी और वहाँ पे ज्योतिर्लिंग बनाए केदारनाथ तक। और उस समय पे, टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट, कि जब शंकराचार्य आए हैं तो हमारे समाज की स्थिति जो थी वो किस लेवल पे आई हुई थी। उनके समकालीन जो है मंडन मिश्र के गुरु जो है, मेरे को क से नाम है उनका, मेरे को अभी इस टाइम पे दिमाग से उतर रहा है। उस टाइम पे हुआ क्या था कि बौद्धों का या बुद्ध का, भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स थी उसका एक बहुत ही विकृत रूप सामने आ चुका था। और वो विकृत रूप इस लेवल तक चला गया था कि वो मेरे को फिर से उनका नाम दिमाग से निकल रहा है। वो किसी से भिक्षा मांगते हैं
तो वो लेडी जो है वो छत पे खड़ी है, नीचे उसका मकान है, वो छत पे खड़ी है और वो कह रही है मैं नीचे आकर के नहीं दूंगी, मैं ऊपर से ढुकशा दे दूंगी, मैं तुम्हारे को आटा रोटी वोटी जो दान देनी है मैं ऊपर से डालूंगी, आपको नीचे आप अपनी झोली फैला के ले लो। उनको बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा यार ये क्या, मतलब मैं कोई ऐसा थोड़ी हूँ कि मैं भिखारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ और मेरा उनके अपने अपने नियम होते हैं, किसी को दिन में एक ही बार खाना है, किसको सिर्फ भिक्षा लेकर के खाना। मैंने कहा कि ये क्या बदतमीजी है, मतलब इतना अपमान किसी एक साधु सन्यासी का तुम कैसे कर सकते हो। उन्होंने कहा ये दिक्कत आपकी नहीं है, दिक्कत ये है कि मैं अगर नीचे आ गई और किसी बौद्ध भिक्षु की मेरे पे परछाई भी पड़ गई और उस तो मैं बुद्ध मानी जाऊंगा, आई विल बी कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बिकॉज ऑफ दिस। नाउ भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं वो बहुत डिफरेंट रही हैं, मगर एंड स्टेट ये थी कि कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस बने या जो कुछ भी हुआ, समाज की स्थिति यहाँ तक आ चुकी थी कि आज की डेट में भी अगर आपको किसी को कन्वर्ट करना है तो आपको बैप्टाइज तो करना पड़ता है, आपको उसको पानी के अंदर तो डालोगे, आप कम से कम कलमा तो पढ़वाओगे ना, उससे आप सर्कमसिशन करोगे। सिर्फ परछाई पड़ जाने से ही दुनिया कन्वर्ट होती चली जा रही है। तो उस लेवल ऑफ, अब जहाँ पे कंट्री का ये हाल था वहाँ से उठा करके दोबारा से सनातन सिद्धांतों को प्रतिष्ठित करना, सनातन मूल्यों को प्रतिष्ठित करना, ये इतना बड़ा काम जो है वो भगवान शंकराचार्य ने, और उसके अंदर फिर 4 मठों की स्थापना है। कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्होंने अपने फिलॉसफी के अंदर एकोमोडेट ना करी हो। आपको आप भारत का कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई शंकराचार्य का रचा हुआ स्त्रोत ना गाया जाता हो, चाहे वो निर्वाण शतकम, शिवोहम से लेकर के नर्मदा जी की स्तुति है, देवी की स्तुति है, उन्होंने सब। और अच्छी बात उन्होंने ये रखी कि अद्वैत को फ्लेक्सिबल रखा, कोई भी अच्छी चीज़ आ रही है आप उसमें से उठा। जैसे उसके बाद अद्वैत के डायरेक्टली ऑपोजिट जो है, और डायरेक्टली बात रामानुजाचार्य हुए, उनको अद्वैत नहीं समझ में आया। उन्होंने कहा कि यार ये उनके हिसाब से, शंकराचार्य के हिसाब से सब कुछ मिथ्या है, ये जगत जो है वो मिथ्या है, आपको माया है। हाँ, माया की वजह से वो मिथ्या प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज तेरे में और मेरे में और इस सोफे में और इस कैमरा में, इसमें कोई अंतर नहीं। एट द एंड इट्स जस्ट बिकॉज यू आर सीइंग स्नेक इन अ रोप, पड़ी हुई है वो रस्सी और आपको वो स्नेक दिखे जा रहा है, तो तू और मैं अलग हैं। तो ये सिर्फ माया की वजह से पर्दा डला हुआ है, जैसे ही पर्दा हट जाता है एवरीथिंग बिकम्स वन। सो दैट सिंगल एंटिटी विच यू वर टॉकिंग अबाउट प्रीवियसली नेवर बिकेम डुअल, इट रिमेन यूनिफाइड। तो वो अद्वैता की जो फिलॉसफी है वो दैट एक्सप्लेन्स। रामानुजाचार्य कहते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है कि ये सच नहीं है कि तू और मैं बात कर रहे हैं आज इस समय पे, इफ कि दिस एविडेंट कि ये हो रहा है, हम सामने बात कर रहे हैं। आसाम, अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या होनी चाहिए, प्रत्यक्ष के प्रमाण के। तो अब हाउ डू यू, अब जो बात हो रही है तो उनकी जो फिलॉसफी डेवलप हुई उसको बोला गया विशिष्ट अद्वैत। तो वो ये कहते हैं उस फिलॉसफी में ना जाते हुए, बट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इज अद्वैत ने बहुत सारे प्रिंसिपल विशिष्ट अद्वैत के भी अपने अंदर समाहित कर ली। उसके बाद अद्वैत के ऑपोजिशन में जो जो खड़ा होता गया, अद्वैत ने ये बुरा नहीं माना कि इन्होंने हमारे को ये हमारे को कॉन्ट्राडिक्ट कर। अद्वैत ने ये करा कि अच्छा ये भी अच्छा है, ले आओ हमारी तरफ, ये भी ले आओ। ये दे नेवर लेट इट बिकम अ रिजिड काइंड ऑफ अ थिंग। सो वट एवर वॉज लॉजिकली कंसिस्टेंट विद अद्वैता एंड वॉज अ गुड थिंग, अद्वैता केप्ट ऑन अडॉप्टिंग। बहुत ही अच्छी तरह से आपने मनु जी बताया। ये भगवान होता है क्या, मतलब जैसे एक हमारे बच्चे क्या सोचते हैं भगवान के बारे में, पता है पिक्चर देख के बॉलीवुड हॉलीवुड, वो सोचते हैं कि ऊपर आसमान में कोई भगवान बैठा है और वो मरने के बाद स्वर्ग या पाताल में भेज देता है। और मतलब एक अजीब सी मतलब भगवान होते हैं क्या, भगवान जीते हैं क्या? जी ये जो ये बुद्धा है, बुद्धा तो कहते हैं कि देखो हमारा जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है वो भगवान का रूप है, और बुद्धा ने खुद को तो भगवान बोला ही नहीं कभी भी। नहीं बोले, तो ये भगवान का क्या? बोलते जो है भगवान के क्वेश्चन के ऊपर मौन हो गए थे, क्योंकि उस टाइम पे समाज की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो एक वो चारवाक के फिलॉसफी पे उस समय पे समाज चल चुका था, वो उनको भगवान सुनना भी नहीं था। खैर भगवान है नहीं है क्वेश्चन पहले उसको एड्रेस कर लेते हैं, देन वी कैन कम टू बुद्धा एंड हाउ ही डेल्ट विद इट। बट ये जो डार्विन है उसने ये
ये फैलाया। तो आज की डेट में भी डार्विनियन एथिज्म बेसिकली वो चलता। डार्विन ने क्या करा कि भगवान को रिप्लेस कर दिया कोइंसिडेंस से। अच्छा, कि अपने आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो गया और एवोल्यूशन पे अपने आप वो जानवर चेंज होते चले गए। और कि आप बंदर से आदमी बन गए, एमीबा से कोई एक फिश बन गई, फिश से आपके वो एम्फीबियंस बन गए, एम्फीबियन से वो बन गए। तो एक एवोल्यूशन का प्रोसेस चला और बंदर से फाइनली जा करके आदमी बन गया। और उसने हर चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कोइंसिडेंस है या रैंडम वेरिएबल कोई ये काम करता है। अच्छा, तो पहली बार लाइफ फॉर्म कैसे बनी, उसने किसी से पूछा गया तो उसने कहा कि एक राइट टेम्परेचर के ऊपर कुछ केमिकल साथ में आए और उन्होंने जा करके लाइफ फॉर्म बना था। और उसके बाद धीरे धीरे करके एवोल्यूशन का प्रोसेस चलता चला गया। और ये अब ये जो डार्विनियन एथिज्म है ये सिर्फ एक जगह पे जाके फेल हो जाता, और वो है कि जैसे ही आप उनसे कॉन्शियसनेस के बारे में पूछोगे वहां पे उनके हाथ खड़े हो जाते। आप डिफाइन करो कि एक जीवित और एक मुर्दे में अंतर क्या है, वो कौन सी चीज थी जो आपको जिंदा बना रही थी, और अब आपको कैसे कॉन्शियसनेस कैसे अगर बनी तो कैसे बन गई वो, जब सब कुछ था ही नहीं। और वो कॉन्शियसनेस का होता क्या। और एक डिस्कनेक्टेड जानवर जिसकी जो अपने आप चल रहा है हाँ। और अपने आप जी रहा है और बड़ा हो रहा है, हाँ, कैसे बन गया हम? तो वो कॉन्शियसनेस के ऊपर जो, अब जब आप उनसे क्वेश्चन करते हो कि हाँ यार कॉन्शियसनेस क्या चीज़ थी, वो कॉन्शियसनेस एक बॉडी से दूसरी में चली जाती है, वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है, वो एनर्जी बन के कहीं पे उड़ जाती है, उसकी फाइनल स्टेट क्या है, और वो कहाँ से आई थी, वो आप रीबर्थ को कैसे एक्सप्लेन कर दोगे। आप कोई एक बच्चा पैदा हुआ है नेपाल के अंदर, उसको चीज़ें ध्यान है, बिहार की कोई बच्चा पैदा हुआ किसी और के अंदर, उसको सारे दूसरे घर का सारा कुछ कैसे पता है, वो वहाँ पे जा करके वो फेल हो जाता। जो डार्विनियन एथिज्म है, अब इन सब प्रोसेसेस के ऊपर हमने डीप स्टडी की हुई है और इसके हमने आंसर्स निकाले। ये बिना भगवान को एक्सप्लेन किए हुए आप कॉन्शियसनेस को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तब आपको उस फिलॉसफी के अंदर जाना ही पड़ेगा कि आपका कोई एक ये पांच भौतिक शरीर है, उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है, उसके अंदर एक आत्मा है, उसके ऊपर लेयर्स हैं, मन है, चित्त है, अहंकार है, और उस सब से एक जीवात्मा बनती है। कॉन्शियसनेस इज नथिंग बट, जीवात्मा इज नथिंग बट आत्मा प्लस कॉन्शियसनेस। तो वो जो कॉन्शियसनेस है वो ट्रैवल करती है। वो जीवात्मा जो है वो उसकी अलग अलग स्थिति है, मरने के बाद कभी आप स्वर्ग जाओगे, नर्क जाओगे, किसी योनि के अंदर चले जाओगे। वो निर्धारण कौन कर, वो रैंडम प्रोसेस नहीं है। हमारे को मनुष्य जन्म जो मिला है वो कोई रैंडम ऐसा नहीं है कि वो कॉन्शियसनेस एक से दूसरे में चलती चलती कहीं यहाँ पे उसको कोई डिफाइन कर रहा, और वो हमारी थ्योरी ऑफ कर्मा। और कर्मों के अंदर से आपके जो संचित कर्म हो गए इस जीवन के अंदर, हमने जो कुछ भी भला कर लिया बुरा कर लिया, वो कुल मिला करके किसी एक जगह पर जा करके किसी ने हिसाब किताब रखा, वो जमा कर देता। उसके बाद पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं वो हमें अगला जन्म डिसाइड करते हैं कि हम कैसे। तो वो कोई बैठ के डिसाइड कर रहा है, उसका लॉजिक आपको नहीं पता कि वो किस लॉजिक पे डिसाइड कर रहा है, मगर वो ये डिसाइड करके आपको इस धरती पे भेज देगा कि अच्छा आपका इस परिवार में जन्म होना चाहिए और ये आपकी परिस्थिति बनेगी। आपको कई बार लगता है कि यार बहुत अच्छा बंदा है, बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, वेल नेचर्ड है, पैसे नहीं यार, वो प्रारब्ध में लिखा हुआ है। वो जो पुराने जब ईश्वर जो वो सत्ता है, जो परमेश्वर है, जिसको आप जो भी गॉड वॉड जो भी कह लो आप उसको, जब वो आपको मनुष्य जन्म दे रहा था, जब आपकी जीवात्मा को किसी एक शरीर के अंदर आपको वो डाल रहा था, उस टाइम पे उसने आपका प्रारब्ध डिसाइड कर दिया कि इस जन्म में आपको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। सिचुएशन आपके सामने आती है, बट एट द सेम टाइम उसने फ्री विल दे दी आपको। अब वो सिचुएशन आपके सामने आई हुई है, फ्री विल आपके पास है कि ये पैसा गिरा हुआ पड़ा हुआ है, मैं बहुत परेशानी की स्थिति में हूं, उठाऊं कि नहीं उठाऊं, वो हमारा वो फ्री विल है। अब उससे आपका नेक्स्ट कर्मा डिसाइड हो जाएगा। तो कई बार हमारे को लगता है ना कि अगर सब कुछ प्री ऑर्डेंड है और सब कुछ हमारे साथ होना ही है तो फिर किस बात के लिए एफर्ट करें। अगर सब कुछ किस्मत है, सब कुछ किस्मत है, डेस्टिनी है, तो वो फ्री विल जो है दैट इज व्हाट हैज बीन गिवन टू डिसाइड कि तुम्हारे को पता है सही क्या है गलत क्या, तो तुम उस टाइम पे जो सही और गलत कर रहे हो वो तुम्हारे कर्मा को डिजाइन कर रहे हो, और वो फिर अगले, तो वो उस तरीके से वो, तो बेसिकली हम कहाँ से शुरू हुए थे यार। नहीं, बात ये वो थी भगवान है या नहीं, भगवान है या नहीं है। तो ये जो डार्विनियन एथिज्म है वो कॉन्शियसनेस पे जाकर के, पर कर्मा की बात आ गई थी उसके बाद। तो कॉन्शियसनेस जो है दैट इज डीपली लिंक्ड टू दिस थ्योरी ऑफ कर्मा, क्योंकि वो जीवात्मा है। कॉन्शियसनेस आपको कॉन्शियसनेस सेम मिली है, सबको सेम मिली है,
फ्री विल सबको सेम मिली है, लेकिन कर्मास आपका डिसाइड करते हैं तो कि कर्मास जो है वो आपकी कॉन्शियसनेस को एक से दूसरी बॉडी में ले जाके जा रहे हैं और पीछे से कोई एक सत्ता बैठ करके इस पूरे चीज को चला रही है।